हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो है बैंक स्टेटमेंट के बारे में। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बैंक स्टेटमेंट के हवाले से कि भाई बैंक स्टेटमेंट मुझे चाहिए कितनी। और जब मिलती है तो ये जो कहते हैं मेच्योर बैंक स्टेटमेंट 28 डेज रूल, ये होता क्या है। इसके अलावा इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है कि कितना अमाउंट चाहिए। और ये 28 डेज कैसे पता चलेगा कि ये 28 डेज है या 27 है या 29 है। जो कन्फ्यूजन होती है कि ये 28 डेज पूरे हो रहे हैं या नहीं। इन सारी चीज़ों के बारे में ये वीडियो है। वीडियो के एंड तक बनी रहे एंड आई प्रॉमिस तमाम जो आपकी कन्फ्यूजन्स है ये वीडियो आपको क्लियर करा देगी। तो जब आप यूके आते हैं तो आप ये शो कराते हैं, आप ये प्रूफ कराते हैं कि आपके पास इनफ फंड्स है कि आप यहाँ पे अपनी स्टडी और अपनी जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो सपोर्ट कर सके, या आपके साथ डिपेंडेंट भी हो तो उसके भी खर्चे सपोर्ट कर सके। इस बारे में ये होती है। तो इसी बैंक स्टेटमेंट में आप शो कराते हैं कि जो केस लेटर पे आपकी फ़ीस रिमेनिंग है वो, और उसके साथ साथ यहाँ जो पढ़ाई करेंगे तो पर मंथ जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, अपने लिविंग एक्सपेंसेस, वो भी आप यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस रूल्स को डिटेल से समझने के लिए हमें 2-3 वेबसाइट्स पे जाना होगा। सबसे पहले आप ये देखिए गवर्नमेंट डॉट यूके की वेबसाइट पे, यूके की अपनी गवर्नमेंट वेबसाइट, वो क्या कहती है इस बारे में। तो ये कहती है इधर कंट्रोल ऑफ फंड्स यू और द अकाउंट होल्डर सच एज योर पेरेंट्स आर पार्टनर मस्ट हैव कंट्रोल ऑफ द फंड्स यू आर रिलाइंग ऑन। तो ये जो बैंक अकाउंट है जिसमें आप पैसे रखेंगे, ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए। इट मीन्स कि या तो ये आपके पेरेंट का होगा, वन ऑफ द पेरेंट्स, माँ या बाप का, या अपना आपका अपना होगा। अगर कोई कहे कि मुझे अपना मामू जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है, या जो है मेरा कोई और रिलेटिव है या भाई है, तो इस तरह यहाँ नहीं चलता। सिर्फ आपके पेरेंट्स का अकाउंट हो सकता है या आपका अकाउंट हो सकता है, और ये शो कराना होता है कि ये आपके कंट्रोल में है या नहीं, आपके नाम पे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट शो द फंड्स हैव बीन हेल्ड फॉर 28 days अनलेस यू आर रिलाइंग ऑन अ स्टूडेंट लोन और ऑफिशियल फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप। तो ये 28 डे रूल्स यहाँ पे लागू होता है कि आपके पास कम से कम 28 दिन के लिए ये पैसे बैंक में रख के होने ज़रूरी है। द बैंक स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स और एविडेंस यू शो used to show funds have been held for 28 days must be from the 31st days before you submit your application। यानी आप किसी ओल्ड बैंक स्टेटमेंट पे अप्लाई नहीं कर सकते कि आपने 3-4 महीने पहले बैंक स्टेटमेंट निकलवाया था और आप कहें कि मैं इस बैंक स्टेटमेंट पे अप्लाई करूंगा। नहीं, कम से कम जो बैंक स्टेटमेंट है वो 31 डेज ओल्ड होना चाहिए। यानी अगर आपने बैंक स्टेटमेंट निकाला है तो आपको आपका ये बैंक स्टेटमेंट आपके साथ जो 28 डेज वाला मेच्योर बैंक स्टेटमेंट है ये 31 डेज से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है, कंसल्टेंट तो कहते हैं कि आप 10 से 15 डेज ओल्ड जो बैंक स्टेटमेंट्स है वो अप्लाई करें। पर मैं यही कहूँगा कि जितना फ्रेश बैंक स्टेटमेंट हो वीज़ा के लिए, जब आप फ्रेशली अप्लाई करते हैं केस लेटर के आने के बाद, तो जितना फ्रेश हो उतना ही अच्छा है। तो कोशिश करें कि 3-4 दिन ओल्ड हो तो कर सकते हैं, वरना अगर 10 दिन 12 दिन भी हो तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन जो 31 डेज रूल है ये तो चलता है, एप्लीकेबल है, लेकिन कोशिश करें कि इतना ओल्ड ना हो। द 28 days is calculated by counting back from the date of the closing balance on the most recent financial evidence। तो आप जिस डेट पे ये बैंक स्टेटमेंट आप ले जाते हैं उससे 28 दिन पहले के ये फिर काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कैसे काउंट होते हैं ये 28 डेज, ये जो है इसकी अपनी एक वेबसाइट है और आप उस पर आराम से मोबाइल में कर सकते हैं, जिसका है www.timeanddate.com। उस पे मैंने एक एग्जांपल दी है, आप ज़रा ये देख लें। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट की मेच्योरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम जाएंगे गूगल में। आप यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप करेंगे www.timeanddate.com। इस पे जाएंगे। यहाँ आप नीचे आके क्लिक करेंगे डेट टू डेट कैलकुलेटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे डालेंगे, सपोज आपने बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट किया था 5th ऑफ नवंबर को 2022,
और आप देख रहे हैं कि आप 3 दिसंबर को अप्लाई करना चाहते हैं, बैंक स्टेटमेंट देखते हैं कि मैच्योर है या नहीं। तो आप टाइप करें 12/2022 और ये कर दे कैलकुलेट ड्यूरेशन। तो आप देख सकते हैं जो रिजल्ट है वो 29 डेज आता है। इस 29 डेज फ्रॉम स्टार्ट डेट टू एंड डेट एंड इट इंक्लूडेड। तो इसकी इवन अल्टरनेटिव्स इवन सेकंड्स और मिनट्स तक आपको बता देते हैं, 4 वीक्स एंड 1 डे तक। तो ये एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है जहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हैं कि क्या आपकी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर हुई है या नहीं। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा एफर्ट से और मेहनत से ये वीडियो बनाई, वीडियो में एंड तक बनी रही, बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट तक। बट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को भी लाइक कर दें। थैंक यू। तो जैसे आपने देख लिया, आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका बैंक स्टेटमेंट कितना मैच्योर है। और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको कील यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से एक जो सोर्स ऑफ फंड है कि मतलब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे शो कर सकते हैं, उसके बारे में एक दो बात समझाने के लिए आप ये कील यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो इसमें जो मैंने रेड हाईलाइट किया है आप इसमें देखें। If the money is being held outside the UK, you must ensure the exchange rate does not cause it to drop below the required amount. Please use the UKVI approved exchange rate converter OENDA to confirm this. यहाँ ये कहना चाहते हैं कि आप एक्सचेंज रेट को लाजमी कंसिडर करें, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम अपने कंट्री में होते हैं तो इंडिया पाकिस्तान से हम रुपीज़ में ये बैंक स्टेटमेंट रुपीज़ में रखते हैं। तो जो कन्वर्जन रेट है यूजुअली हम डायरेक्टली जो है क्या कहते हैं गूगल से वो कन्वर्टर गूगल में ही करके कर लेते हैं, लेकिन है वो भी चल जाता है क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं होता। बट फिर भी अगर आप एक्यूरेट चाहते हैं तो जो UKVI की अप्रूव्ड वेबसाइट है ओएंडा के नाम से, उस पर आप वो कन्वर्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो आप क्या करें नॉर्मली, इसके बारे में मैं बाद में भी बात करूँगा कि आप को कितना अमाउंट एक्चुअली में रखना चाहिए। एक और बात इन्होंने कही बोल्ड फॉर्म में है, UKVI have recently issued additional guidance for cases where there are large amounts of money recently deposited in accounts for the purpose of demonstrating the funds available. तो UKVI ने कुछ एडिशनल गाइड्स भी दी है, एडिशनल गाइडलाइंस दी है। वो क्या है? They said that it can be helpful for the applicant to provide a covering letter with their application that explains the sources of these funds. तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने जो बैंक स्टेटमेंट रखा है, ये पैसे आपके पास कहाँ पे आए, अगर आप UKVI के साथ एक कवर लेटर लिख के, एक कवर लेटर बनवा के कि इस तरह से मेरे फंड्स जो है बैंक अकाउंट में मैंने इस तरह से लिए हैं, तो ये एक अच्छी बात है, आप इस तरह कर सकते हैं। आगे क्या कहते हैं? While this is not a requirement in the immigration rules, it will help to prevent delays with the consideration of your application by the UKVI caseworker if they need to make a credibility assessment under the genuine student requirement. ये कहते हैं ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये एक जो केस वर्कर है जो आपके केस पे काम कर रहा है उसके लिए हेल्पफुल होता है कि आपका जो एप्लीकेशन है उस पर डिसीजन आराम से करे, जल्दी करे। कोई क्रेडिबिलिटी चेक्स हो, कोई क्रेडिबिलिटी असेसमेंट हो तो उसको आसानी होती है कि वो आपके जो वीज़ा प्रोसेस है उसको स्मूथ कर ले और उस पर जल्दी डिसीजन दे सके। तो ये रिक्वायरमेंट नहीं, अगर नहीं है आपके पास तो नॉट अ बिग डील, आप जो है वो एज इट इज़ सबमिट करवा सकते हैं एप्लीकेशन के दौरान, वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करते हुए। लेकिन अगर आप इसके साथ कवर लेटर भी लग जाए तो आपका जो एप्लीकेशन है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो कील यूनिवर्सिटी मजीद एडवाइस देती है, इफ़ दिस अप्लाइज टू योर सिचुएशन वी आस्क दैट यू प्रोवाइड द कवरिंग लेटर explaining the source of the funds to ensure your application is processed as quickly as possible. तो ये कहते हैं कि हम आपको ये एडवाइस करते हैं कि अगर आप कवर लेटर बनवा के उनको दे दें तो आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्मूथ भी होगा और क्विक भी होगा। अच्छा, अब ये तो हो गई बैंक स्टेटमेंट के कैलकुलेशन की बात। अब आते हैं कि बैंक स्टेटमेंट कैसे कैलकुलेट करें, पता कैसे लगे कि हमें कितनी बैंक स्टेटमेंट बनवानी है। तो इसके लिए हम जाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर की वेबसाइट पे, आप देख ले ज़रा, हाउ मच मनी डू आई नीड। तो कोर्स ट्यूशन फीस के बारे में कहते हैं, यू मस्ट हैव एनफ मनी टू पे फॉर द कोर्स फीस फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ योर कोर्स। इफ़ योर कोर्स इज लेस देन 1 year लॉन्ग
You are required to have the funds for your entire course fee. Your fee amount will be confirmed on your confirmation of acceptance of studies, यानी कैश. तो कैश पे ही वो लिखा होता है कि आपको कितना पेमेंट करना होता है, क्योंकि जब आप इनिशियल डिपॉजिट सबमिट कराते हैं तो उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपके केस लेटर पे लिखी होती है. तो सपोज यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर अपने बारे में कहती है कि यू विल नॉर्मली नीड टू पे अ डिपॉजिट ऑफ 4,000 टुवर्ड्स योर ट्यूशन फीस इन ऑर्डर टू बी इशूड विद अ कैश. You can deduct this 4,000 plus any extra fees you have paid towards your tuition fees from the total amount you need to show for your fees. तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो टोटल फीस है उससे ये अमाउंट जो है डिडक्ट करवा. एनी पेमेंट यू हैव मेड टुवर्ड्स योर केस फीस मस्ट बी स्टेटेड ऑन योर केस. और जो फीस आपने पे की होती है वो आपके केस लेटर पे मेंशन हुई होगी. तो इसलिए जब ड्राफ्टेड केस या केस चेकलिस्ट आपके पास आ जाता है तो आप पूरा प्रॉपरली चेक किया करें. ऐसा ना हो कि वो फीस जो आपने भरी हो उससे कम उधर मेंशन हो, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है. फिर इधर आके वो कहेंगे कि हमने जब आपको केस लेटर भेजा आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया, तो आपको मुश्किलात पेश आ सकती है. इसलिए केस को मैं कहता हूँ कि प्रॉपरली जो है वो कई बार थॉरोली रीड किया करें. तो इसने एक एग्जांपल दी है इंटरनेशनल स्टूडेंट डिपॉजिट्स की, उसको ज़रा एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कि किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर वीज़ा टू स्टडी 1 year मास्टर कोर्स एंड your fees are 14,000 pounds, you have paid the 4,000 deposit, it plus an extra 2,000 towards your fees. यानी आपकी फीस 14,000 पाउंड्स है और आपने जो है 6,000 पाउंड्स फीस ट्यूशन फीस की इनिशियल डिपॉजिट के तौर पे दी है. Your case states course fees for the year 14,000, course fee paid so far 6,000, your remaining course fee is 8,000. तो आपके केस पे क्या लिखा होगा कि आपने जो फीस पे की है वो 6,000 है और रिमेनिंग 8,000 पाउंड है. You must have 8,000 pounds in your account or your parents' account for your tuition fees in addition to the funds for your living costs. तो ये 8,000 pounds आप ये कैलकुलेट करेंगे, अपने साथ नोट कर लेंगे 8,000 pounds कि ये तो बैंक स्टेटमेंट में आ गए. ठीक है, आगे द होम ऑफिस विल use your case to confirm how much money you need for your course fee. It is important that you check the information on your case thoroughly before you make your visa application. देखिए ये भी यहाँ पे कहते हैं कि होम ऑफिस वो देख लेंगे केस पे कि आपको कितनी फ़ीस चाहिए. और इसके अलावा ये भी कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो केस पे इंफॉर्मेशन जो हमने दी है वो थॉरोली चेक किया करें कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो. तो देखिए इन्होंने क्या, यू शुड चेक दैट योर केस स्टेट्स यू total fee amount and any fee paid correctly. If there is a discrepancy on your case, you should email visacompliance@westminster.ac.uk. तो इसी तरह वीज़ा की अपनी एक जब आपको केस आ जाएगा तो वो अपनी इनकी एक ईमेल होती है वीज़ा या केस के हवाले से. तो उन पे आप फ़ौरन ईमेल करके जो भी यूनिवर्सिटी हो आपकी उस पर ईमेल करके आप फ़ौरन उनको कंफर्म करवा दें कि इसमें ये प्रॉब्लम है. तो वो फ़ौरन फिर वो चेक करके आपको विदिन 24 आवर्स एक नया केस लेटर ड्राफ्ट केस जारी कर देते हैं. अच्छा, तो क्या 8,000 पाउंड जो रिमेनिंग अमाउंट है वो तो हमने अपने पास नोट डाउन की है कि ये तो बैंक स्टेटमेंट में आ गए. अब इसके बाद आते हैं लिविंग कॉस्ट. तो लिविंग कॉस्ट में क्या कहते हैं, यू मस्ट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ वाइल यू आर स्टडीइंग इन UK. You will need to show that you have pounds 1,334 for each month or part of a month of your course for the maximum of 9 months. तो ये चूंकि वेस्टमिनिस्टर यूनिवर्सिटी लंदन में है तो अब ये याद रखिए कि लंदन के लिए आपकी पर मंथ की जो लिविंग कॉस्ट है वो है 1,334 पाउंड, 1,334 पाउंड्स. और आउटसाइड ऑफ लंदन, अगर लंदन के एरिया से आपकी यूनिवर्सिटी आउटसाइड है, फॉर एग्जांपल बर्मिंघम, मैनचेस्टर, स्कॉटलैंड, वेल्स, जहाँ पे भी है, उधर पर आपके लिविंग कॉस्ट होते हैं पर मंथ 1,024 पाउंड्स. तो ये याद रखें. ठीक है, अब इसको हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है. ये जो चूँकि लंदन में है तो लंदन के लिए 1,334 मल्टीप्लाई बाय 9. तो इसको जब हम कैलकुलेट, वो लिविंग एक्सपेंसेस और जो रिमेनिंग फ़ीस थी, लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं जो हमने कैलकुलेट किए हैं लंदन के लिए, ये है 12,006 और रिमेनिंग फ़ीस कितनी थी 8,000. तो ये 12,006 प्लस 8,000 इट बिकम्स 20,006 पाउंड्स. तो ये 20,006 पाउंड्स जो है ये आपका हो गया बैंक स्टेटमेंट और इसको आपने रखना है बैंक में 28 डेज़ के लिए मैच्योर होने के लिए. तो अगर हम इसको कन्वर्ट कर ले इंडियन रुपीज़ में
तो ये जो 20,006 पाउंड्स है, आप फिर ओवेडा के वेबसाइट पे जाए और उधर कन्वर्ट कर ले, तो उसे आते हैं 19,03,438, तो यानी तकरीबन 19,03,000 रुपये। तो आप राउंड फिगर करके 19.5 लाख या 20 लाख का बैंक स्टेटमेंट बनवा सकते हैं। और अगर इसको इसी 20,006 पाउंड को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर ले, तो इसे आते हैं 52,35,350, यानी तकरीबन 52,35,000 रुपये। तो पाकिस्तानी जो है वो राउंड फिगर करके कोशिश करे कि 55 लाख नहीं बल्कि 60 लाख रख ले। सेफर साइड के लिए एक्सचेंज रेट कम नीचे होता है, तो 60 लाख यहाँ आपने 28 डेज़ के लिए रखना होगा। तो इसी तरह बैंक स्टेटमेंट कैलकुलेट होती है। आप क्या करें, इसी तरह 28 डेज़ जो मैंने एक वेबसाइट बताई है timeanddate.com, उस पे आप अपने डेट्स डालें कि किस डेट से स्टार्ट हो रही है और किस डेट को आपने अप्लाई करना है। तो कोशिश करें कि 28 डेज़ फिक्स ना रखें। कोशिश करें कि बैंक स्टेटमेंट सिर्फ 28 डेज़ का ना हो, कोशिश करें कम से कम 30 डेज़ ओल्ड हो, ताकि जो एम्बिग्विटी है वो उसमें ना आए। तो आप 30 डेज़ के लिए कम से कम रखें, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि स्टार्ट या इन डेट कैलकुलेट होता है या नहीं। ये थी आज की वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत रिसर्च करके मैंने बनाई है। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि जो भी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पहुँचे। और अगेन सपोर्ट की ज़रूरत है, चैनल पे सब्सक्राइबर्स कम है। जैसा भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं फ़ौरन रिप्लाई देता हूँ। कोई भी कमेंट आप नहीं देख सकते मेरे किसी भी वीडियो पे जहाँ पे मैंने एक से ज़्यादा रिप्लाईज नहीं दी हो। यूजुअली मैं चैट भी कर लेता हूँ उसी कमेंट सेक्शन में ही उस बंदे के साथ। तो आप मुझे जो है कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।